1992 की बात है, वो बात नहीं, तमिलनाडु की बात है। एक मशहूर डायरेक्टर है, उनके सामने उनका 18 साल का दुबला पतला लड़का खड़ा है। रजनीकांत की फिल्म अन्नामलाई का एक बहुत ही पॉपुलर सीन रिपीट कर रहा है। पिता अपने बेटे की आंख में उस एंग्स्ट को, एक्टिंग के लिए उस जुनून को महसूस कर पा रहे हैं और उसी पल तय कर लेते हैं कि ये लड़का कल का सुपरस्टार बनेगा। वो लड़का जिसके बारे में आगे चलकर फिल्म मैगजीन्स ने लिखा, कैन दिस बॉय एवर बिकम अ हीरो। पर पिता श्योर है। हाँ, पिता इस बात को लेकर उतने श्योर नहीं है कि वो पब्लिक परफॉर्मेंस से जुड़ी किसी फील्ड में अच्छा कर पाएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये लड़का इंट्रोवर्ट है, चुपचाप रहता है। 22 जून 1974 को पैदा हुए मद्रास में। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर, शॉर्ट में लोग SAC कहते थे, एक सक्सेसफुल डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। माँ शोभा एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी घर में माहौल जो था वो फिल्मी था। बचपन में विजय बहुत चंचल और हाइपर एक्टिव बच्चा था, लेकिन लाइफ के बहुत अर्ली स्टेज में उसने एक ऐसी ट्रेजेडी भोग ली कि सब बदल गया। उनकी छोटी बहन विद्या सिर्फ 2 साल की थी, किसी बीमारी की वजह से दुनिया छोड़ गई। विजय के भीतर कुछ टूट गया, कुछ छूट गया। उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर बताती हैं कि उस हादसे के बाद विजय ने बोलना लगभग छोड़ दिया और अपनी ही दुनिया में सिमट के रह गया। विजय completed his early education at Fatima School at Kodakbakkam and Bal Lok School in Virugambakkam. Subsequently, he enrolled to the prestigious Loyola College in Chennai and pursued visual communication. पर फिल्मी परिवार से आने वाले हर बच्चे की तरह एक्टिंग की धुन ऐसी सवार थी कि उन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया, so that he can focus entirely on films. 1992 में पिता ने उन्हें नालया थिरपुक से लॉन्च किया, पर उनकी शुरुआत किसी आम स्टार किड के गोल्डन लॉन्च जैसी नहीं थी। वो तब सिर्फ 18 के थे और उनकी पहली ही फिल्म, डेब्यू फिल्म फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स ने भी उन्हें बेरहमी से नकारा। एक बहुत रिनाउंड मैगजीन थी तब, कुमुदम, उसने विजय के लुक्स पर तंज कसते हुए छापा था, शुड वी पे टू सी दिस फेस ऑन द स्क्रीन। जिसने भी छापा था आज क्या ही सोचता होगा। खैर, विजय ने हार नहीं मानी। यही इंसल्ट विजय के करियर का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनी। खुद पर काम किया और 1996 में पूवे उनक्का गा ने उन्हें पहला बड़ा ब्रेक दिया। यहाँ वो चॉकलेट बॉय बने, अपने आप को सॉफ्ट लवर वाले रोल में ढाला। इसके बाद कार्ड लुक मरिया धई जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर मशहूर किया। Then in 2003 came Thirumalai, which proved to be the turning point in Vijay's career. From this point on, विजय एक एक्शन हीरो बन गए। फिर अगले ही साल आई गिल्ली, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसके 3 साल बाद आई पोक्किरी। इस दौर का मेटा नैरेटिव था, एक आम आदमी जो सिस्टम से लड़ता भर नहीं है, उसे अपनी मुट्ठी में कर लेता है। और यहीं से उदय हुआ द फेनोमेना दैट वी नाउ नो एज थलापति। थलापति माने होवे है कमांडर, अ जनरल और अ लीडर। इस थलापति की फौज यानी फैंस की तादाद लाखों में पहुंच गई। 2009 में विजय ने अपने फैन क्लब को एक सामाजिक संगठन विजय मक्कल इयक्कम VMI में बदल दिया। ये नोट करिएगा, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप इन हिज पॉलिटिकल करियर दैट नो वन टुक सीरियसली। इसके बाद जो उनका फिल्मी सफर है वो भी इसी टोन में। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को सीरियस बनाया, सीरियस लिया, किसी हद तक राजनीति, खास करके देशभक्ति से जोड़ना शुरू किया। 3 एग्जाम्पल्स आपको देता हूं। सरकार चुनावी धांधली और वोट की कीमत की थीम पर है। इसमें विजय ने एक कॉर्पोरेट ट्रेडर की भूमिका निभाई है जो अपना वोट डालने भारत आता है और पूरा सिस्टम बदल देता है। इस फिल्म ने सेक्शन 49P के प्रति भारी जन जागरूकता फैलाई। ये नोटा से पहले वाला सिस्टम हुआ करता था। मरसल में उन्होंने हेल्थ केयर के फील्ड में करप्शन और GST पर सवाल उठाए, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। कत्थी में उन्होंने किसानों की समस्याओं और कॉर्पोरेट लालच पर बात की। विजय की लास्ट फिल्म ले लीजिए आप, जन नायकन, इसी साल आई है। उसकी टैगलाइन है लोकतंत्र का मशाल वाहक। जिन लोगों ने 2009 में वो सिग्नल नहीं समझा था, वो तो अब समझ जाएं कि दिस इज द सिनेमैटिक प्रियम्बल ऑफ हिज एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। अब इस कहानी को पॉज करेंगे, क्योंकि विजय की पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले थोड़ा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का जायजा लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस जमीन पर विजय अपना विजय रथ लेकर निकले हैं, इट इज नॉट एलियन टू फिल्म स्टार्स रूलिंग द पॉलिटिकल थिएटर्स। वैसे तो टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ तमिलनाडु अ सिविलाइजेशन दिस ओल्ड बहुत पीछे जाना पड़ेगा, पर हम तमिलनाडु की पॉलिटिक्स समझने का पहला चैप्टर शुरू करेंगे द्रविडियन एक्सेप्शनलिज्म से, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रविड़ अपवादवाद। इन वन लाइन, एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेट जहां रीजनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज का प्राइड और सोशल जस्टिस के सिद्धांतों की वजह से नेशनल पार्टी जैसे BJP और कांग्रेस का असर हमेशा ही लिमिटेड रहा। पहले 19वीं सेंचुरी तमिलनाडु का सोशियो पॉलिटिकल कैरेक्टर समझ लेते। तब ये मद्रास रियासत या मद्रास प्रेसिडेंसी कही जाती थी, एंड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ दैट एरा
Brahmins held a dominant position, not only in society but also in governance and administration. By 1850s, तेलुगु और तमिल ब्राह्मण, जो उस वक्त टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3.2% थे, उनका पॉलिटिक्स में दखल बढ़ा। अंग्रेजी अच्छी जानते थे, डोमिनेंस भी था, तो वो अपने इन्फ्लुएंस से ऊंचे सी ऊंची पोजीशंस तक पहुंचे। अब इसके चलते हुआ ये कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के बीच पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फर्क आ गया। पर ब्राह्मण्स अपने इस डोमिनेंस से राजी नहीं थे, तो इनमें भी हो गए 3 ग्रुप्स, द माइलापोर फैक्शन, द एग्मोर फैक्शन एंड द सालेम नेशनलिस्ट। इन 3 ग्रुप्स को काउंटर करने के लिए एक नॉन ब्राह्मण ग्रुप तैयार हुआ, विच इज फेमस एज जस्टिस पार्टी, द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, पर्टिकुलरली द बैकवर्ड कम्युनिटीज। 1916 में जब ये बनी, तब इसका नाम था साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। नॉन ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स ने इसे बनाया था टू चैलेंज द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर पोजीशंस ऑफ पावर। They were carrying revolutionary reforms such as communal reservation and state control over temples. 1920s और 30s में यह आंदोलन बड़ा होने लगा। ईवी रामास्वामी पेरियार और सीएन अन्नादुराई ने सेंटर स्टेज ले लिया। आंदोलन के साथ स्वदेशी और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी बढ़ी। फॉर इंस्टेंस, संस्कृत की जगह तमिल भाषा प्रमोट की जाने लगी। साइड नोट, पेरियार इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स टू डेट। उनके बहुत क्रिटिक्स भी हैं जो उन्हें एंटी हिंदू मानते हैं। कुछ कहते हैं कि वो धर्म की बहुत सुपरफिशियल इंटरप्रिटेशन करते हैं, बट पेरियार स्टूड रैडिकली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। He held that caste is an integral part of Hinduism. Religion is a superstition used to oppress people and justify inequality, and even criticized मूर्ति पूजा और idol worship. Back to our story. 1938 में जस्टिस पार्टी और पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन साथ में नत्थी हो गए। पेरियार ने इस आंदोलन को एक सोशल रिफॉर्म की दिशा दी और 1944 में द्रविड़ कड़कम डीके की स्थापना हुई, एक एंटी ब्राह्मण, एंटी कांग्रेस और एंटी आर्य, दैट connotes एंटी नॉर्थ इंडियन पार्टी। लिटरल ट्रांसलेशन द्रविड़ संघ या द्रविड़ संगठन। द्रविड़ कड़कम ने इंडिपेंडेंट द्रविडियन नेशन के लिए आंदोलन चलाया। फिर पिक्चर में आए सीएन अन्नादुराई और डीके 5 साल बाद बन गई डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। मुनेत्र मतलब होता है प्रोग्रेसिव, तो अब जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो हो गया द्रविड़ प्रगतिशील संघ। इसने सोशल रिफॉर्म्स को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया। It was Annadurai who developed the art of publicizing Dravidian ideology to the masses through cinema. The 1952 film Parashakti, written for screen by M. Karunanidhi, proved to be a milestone in the propagation of Dravidian movement. इस मूवमेंट ने तमिल समाज में जगह बनाई। आजादी के बाद ये जगह और मजबूत हुई। इसका असर तमिलनाडु की राजनीति पर भी पड़ा। 1967 में डीएमके को सत्ता मिली। अन्नादुराई ने 1967 से 69 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के चौथे और आखिरी मुख्यमंत्री का बीड़ा उठाया, और जब मद्रास तमिलनाडु बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री भी बने। द डीएमके रिमेन्ड इन पावर इन तमिलनाडु फॉर ओवर द नेक्स्ट 3 डेकेड्स। ऐसे पूरा कोई 30 साल लगातार नहीं, पर ग्रेटर पार्ट ऑफ द टाइम। और इस दौरान पेरियार और अन्नादुराई के रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट आइडियाज गवर्नमेंट पॉलिसीज की शक्ल अख्तियार करने लगे। अच्छा, वो सिनेमा वाली बात पर लौटते हैं और स्टेट की दूसरी पार्टी, उसकी कहानी जान लेते हैं। Actually, Tamil Nadu politics has always featured a fusion of cinematic charisma and ideological politics. ये आपको किसी और स्टेट में शायद ही ऐसा या इतना कहीं भी मिले। देखिए, तमिलनाडु में सिनेमा हॉल केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, वो वाकई एक मासेस मीडियम है। एमजी रामचंद्रन या एमजीआर एक सुपरस्टार थे। उन्होंने तो इसे लैब की तरह एक्सपेरिमेंट किया और सफल भी हुए। He transformed his image as a pro-people and revolutionary leader, पुराचिली थेलेवर कहते थे उनको, into the formation of AIADMK in 1972 and the electoral victory of 1977, जो कि राज्य के इतिहास में आज भी पढ़ाई जाती है। ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अन्नादुराई, करुणानिधि खुद स्क्रीन प्ले राइटर्स थे। उन्होंने वहां से अपनी द्रविड़ आइडियोलॉजी को हर हर घर घर पहुंचाया। एमजीआर और बाद में जयललिता ने ठप्पा ही लगा दिया कि फैन और वोटर असल में एक ही व्यक्ति। उन्होंने पहले अपने ब्रांड्स बनाए, उसे कल्टीवेट किया, फिर बेचा। विजय की पॉलिटिकल जर्नी इसी एक्टर पॉलिटिशियन टेम्पलेट का मॉडर्न एक्सपेंशन है, और वो AIADMK डीएमके बाइनरी को हिलाने वाले पहले नहीं हैं। उनसे पहले एक फिल्म स्टार कैप्टन विजयकांत, उन्होंने भी उतनी ही मजबूत अपनी साख के साथ इस बाइनरी को चैलेंज किया था। इतने लंबे बखान का मकसद यही था कि आप समझ सकें कि एक तमिल वोटर सोचता कैसे है, उसका कैरेक्टर क्या है, जहां भाषा केवल मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, एक आइडेंटिटी है।
the anti-Hindi movements of 1937-38 and the 60s have instilled a lasting sense of resistance towards North Indian dominance. An average Tamil citizen regards social justice and egalitarianism as integral components of their culture. इसी वोटर से वोट चाहिए, चाहे डीएमके को, चाहे स्टालिन को या विजय को। इस साइकी और 50 साल में इस साइकी में जो भी बदलाव आए हैं उसी पर खेलना होगा। विजय भी यही करना चाह रहे हैं। 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम TVK का ऐलान किया। साफ घोषणा की कि वो फिल्में छोड़ रहे हैं और 2026 के चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे। Vijay states that his party will operate on the principle of secularism, equality and social justice. That means he is adopting a blend of Dalit empowerment, rationalism and effective welfareism. उन्होंने पेरियार, अंबेडकर और कामराज को अपना आदर्श माना। देखिए आ गया पेरियार। आप उनकी पार्टी का नारा सुन लो, पिरप्पो कुकम एल्ला उरियकुल्लम, यानी जन्म से सभी समान। उनका झंडा गाढ़े लाल और पीले रंग का है, जिसके सेंटर में वागई का फूल है जो प्राचीन तमिल संस्कृत में विजय का सिंबल है, और 2 हाथी हैं उनके सिंबल में। चुनाव चिन्ह क्या है? सीटी, जिसे विजय ने आम जनता की खुशी और उत्सव की आवाज बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी लाइन भी तय कर ली। बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल राइवल बनाया और डीएमके को अपना पॉलिटिकल एनिमी करार दिया। Before entering electoral politics, TVK launched a massive membership drive aimed at enrolling over 1.5 crore members. The party appointed more than 70,000 booth agents and established a systemic internal hierarchy for the 2026 elections. पार्टी के मुख्य स्टेक होल्डर्स में एन आनंद और CTR निर्मल कुमार जैसे अनुभवी नाम हैं, जिनका काम है विजय की सिनेमैटिक पॉपुलैरिटी को चुनावी बूथ्स तक ले जाना। बस अब हम उस पॉइंट तक आ गए हैं जब सिनेमा की उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी स्वीकार्यता को उनकी पॉलिटिकल जर्नी के साथ सुपरसीड कर सके। तमिल सिनेमा, या जिसे कॉलोनियली कॉलीवुड कहते हैं, उसमें विजय की क्या जगह है? देखिए, ये जो हम तमिल सिनेमा में मारधाड़ देखते हैं, ये हिंदी सिनेमा की मारधाड़ से अलग है। हिंदी स्टार्स हाइपर मैस्कुलिनिटी के लिए मेहनत करते हैं, उसे रोमांटिसाइज करने के लिए उसे एस्पिरेशनल बनाते हैं, नॉट डाउन साउथ। वहां अलग अंदाज है, वहां खेल है रिलेटिबिलिटी का। आप यश या प्रभास जैसे रीसेंट मूवमेंट्स को छोड़ दें तो वहां का कोई भी एक्शन स्टार एक आम व्यक्ति जैसा लगता है, आम चेहरा, आम कदकाठी। समझिए इसको। टेक सलमान खान और फॉर दैट मैटर संजय दत्त। जब सलमान स्क्रीन पर अपनी शर्ट उतारकर ओ जाने जाना करते हैं या संजू बाबा अपनी वो स्वैग वॉक करते हैं तो दर्शक सोचता है वाह यार ऐसा बनना है। उनका चेहरा देखें, बिल्ड देखें, हीरो लगता है। पर विजय या उनके कंटेम्पररीज या इवन उनके पुरखे, उनको देखकर दर्शक जो है वो मुतमईन होता है कि अरे ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। यही फर्क है। विजय की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ सुथरी इमेज और उनका गहरा यूथ कनेक्ट है। While the DMK continues to face allegations of dynastic politics and corruption, and the AIADMK grapples with the leadership crisis, Vijay positions himself as a viable alternative. अच्छा, एक और चीज बताऊं। विजय अपनी फिल्मों के ऑडियो लॉन्च पर कुट्टी स्टोरी, छोटी कहानियां सुनाने के लिए मशहूर हुए थे। Through these stories, he would respond to his rivals and keep his fans engaged. हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी छवि पर दाग नहीं लगा। अब उस चैप्टर की तरफ भी बढ़ लेते हैं। 27 सितंबर 2025 को कुरूर में विजय की एक रैली के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 41 लोगों की जान गई। This was a major administrative and political setback for Vijay. Opposition parties alleged that the organizers mismanaged and 6-hour delay in Vijay's arrival led to this tragedy. इस मामले में सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए। विजय ने इस पॉलिटिकल डिजास्टर से निपटने के लिए मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की सपोर्ट राशि देने की घोषणा की और इसे अपने खिलाफ एक राजनीतिक साजिश करार दिया। 2026 की शुरुआत में विजय की निजी जिंदगी चर्चा में आ गई थी। उनकी पत्नी संगीता ने 26 साल की शादी के बाद तलाक की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने दस्तावेजों के अनुसार संगीता ने विजय पर किसी अभिनेत्री के साथ संबंध होने यानी अफेयर होने और मानसिक प्रताड़ना, मेंटल क्रूरटी के आरोप लगाए। हालांकि समर्थकों ने इसे विजय को बदनाम करने की साजिश बताया, लेकिन तलाक की अर्जी दाखिल होना एक कानूनी तथ्य है। मार्च 2026 में चेन्नई प्रेस क्लब ने आरोप लगाया कि टीवी के समर्थकों ने फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर जर्नलिस्ट्स और ऑपोजिशन लीडर्स को निशाना बनाया। विजय ने इस पर खामोशी साधे रखी, which damaged his image to an extent. This incident highlights the aggressive stance Vijay's digital warriors, who at times damaged the party's democratic image.
दिस इंसिडेंट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स दैट बिना एक एक्सपीरियंस कैडर के या बिना एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के स्टार पावर बहुत डेंजरस हो सकता है। 60 के दशक की बात है। तमिलनाडु के गांव में लोग थिएटर की स्क्रीन पर फूल चढ़ाते थे। पर्दे पर एक गोरा चिट्टा नायक आता था। वो गरीबों को जुल्म से बचाता था, औरतों की इज्जत के लिए लड़ता था। लोगों ने उसे मक्कल थिलगम, जनता का रत्न कहना शुरू कर दिया। स्टार का क्या नाम था? MGR। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, he was crafting a political image for himself. In 1972, he founded his party, the AIADMK. In 1977, when he became chief minister, he undertook an initiative that elevated him to the status of a god. विश्लेषक विजय की तुलना MGR से कर रहे हैं, लेकिन ये 60 का दशक नहीं है, 2026 है। हावड़ा के नीचे बहुत पानी बह चुका है। शायद इसीलिए विजय पार्टी टीवी के पॉलिटिकल मॉडल 21st सेंचुरी गुड गवर्नेंस फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में करप्शन फ्री सर्विसेज के लिए तमिलनाडु सिटीजन प्रिविलेज कार्ड और सुपर ऐप का वादा किया है। साथ ही देश का पहला AI मंत्रालय और मदुरई कोयम्बटूर में AI सिटी की स्थापना की भी बात की गई। मक्कल अरंगम के जरिए देयर विल बी अ प्रोविजन फॉर डिस्कसिंग पब्लिक पिटिशंस बेयरिंग 5 लाख सिग्नेचर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। विजय को 68% नए वोटर्स और युवाओं का भारी सपोर्ट मिला। महिलाओं को भी अपने पाले में करने के लिए उन्होंने नकद सहायता यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और मुफ्त LPG जैसे वादे किए। विजय की प्रेजेंस ने पहले से ही स्थापित दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। DMK ने अपने द्रविड़ मॉडल को और अधिक सशक्त बनाना शुरू किया, जबकि AIADMK ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। द 2026 असेंबली इलेक्शंस मार्क अ वाटरशेड मोमेंट फॉर तमिलनाडु। जोसेफ विजय की पॉलिटिकल एंट्री असल में द्रविड़ राजनीति 2.0 की तलाश है। विजय ने बहुत स्मार्टली द्रविड़ प्रतीकों जैसे पेरियार और अंबेडकर को बनाए रखा, लेकिन उसके साथ विकास और एंटी करप्शन गुड गवर्नेंस की मॉडर्न लेयर जोड़ी। विजय ने खुद कहा था, मैं यहाँ एक्स्ट्रा लगेज बनने नहीं, प्राइमरी फोर्स बनने आया हूँ। नतीजे आपके सामने हैं। उनकी बात में कितना खून कितना पानी था आपके सामने है।